ये एक बड़ा इशू चल रहा है कि वो एयरपोर्ट पे जैसे ही उनका फ़्लाइट लैंड करेगी उसके बाद मियाँ साहब के साथ क्या होगा। तो कहते हैं कि हमने तो जलसा करना है, मीनार पाकिस्तान आना है। वो रूल ऑफ लॉ ना होने की वजह वो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस भी ठीक नहीं है। क्या अरेस्ट हो सकते हैं एयरपोर्ट से कि नहीं? जो कैपेसिटी है वो उसी तरह ही बेहतर होगी ना, जब हमें बेहतर। अच्छा, आप क्या दोबारा इंतखाबात में डिस्ट्रिक्ट बार के हिस्सा ले रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ मैं हूं सैयद अदनान नूर। नाज़रीन, आज मैंने दावत दी है अपने पास मुनीर सधाना साहब, सदर डिस्ट्रिक्ट बार झंग हैं और माहिर कानून हैं। इनसे आज बहुत सी सच्ची खरी और सीधी सीधी बातें होंगी। इनका डिस्ट्रिक्ट बार झंग में 1 साल पूरा होने वाला है, इस हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये जानना चाहेंगे मुनीर सधाना साहब से कि मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान आ रहे हैं और पाकिस्तान से सज़ा याफ्ता हैं, अदालतों से ख़ास तौर पर, और अब ये देखना है कि कानून की नज़र में क्या वो जेल जाएंगे या जलसा कर पाएंगे या उन्हें बरी कर दिया जाएगा या वो ज़मानत पर होंगे। तो ये आप हमें बताइएगा, क्योंकि आजकल का हॉट इशू है, तो आप माहिर कानून हैं, तो आप इस पर बेहतर राय दे सकते हैं कि असल में रास्ता क्या है उनका। थैंक यू अदनान नूर भाई, आपने ये बड़ा अहम सवाल पूछा। मैं कानून की नज़र में ही बताऊँगा, चूँकि मैं तालिब इल्म हूँ कानून का, रूल ऑफ लॉ पे हम बिलीव रखते हैं। जी। तो नवाज़ शरीफ साहब जैसे गए थे वैसे ही उन्हें आना पड़ेगा। यहाँ से जेल से निकल के गए थे जी, उन्हें एक दफ़ा सरेंडर करना पड़ेगा। वो अब्सकांड कर गए पाकिस्तान से। सरेंडर करने के बाद जो अदालतों का काम है कि उसमें वो बेल मूव करें, उसका तरीक़ाकार है, सस्पेंशन मूव करें, अपील मूव करें, उस लीगल प्रोसेस से होके इन्हें फिर आगे निकलना पड़ेगा, सरेंडर करना पड़ेगा। क्या अरेस्ट हो सकते हैं एयरपोर्ट से कि नहीं? इससे पहले कोई बेल हो जाएगी उनकी? कोई ऐसा है गुंजाइश कि अदालत कहे कि ये कल तक आ सकते हैं या 2 दिन बाद आ सकते हैं? तो ये एक बड़ा इशू चल रहा है कि वो एयरपोर्ट पे जैसे ही उनका फ़्लाइट लैंड करेगी उसके बाद मियाँ साहब के साथ क्या होगा? जब वो फ़्लाइट लैंड करेगी ना, वो सीधे अपने आप को सरेंडर करने आएंगे। अच्छा, पहले सरेंडर करेंगे, पहले उनकी बेल भी नहीं होगी। कन्विक्शन है, कन्विक्शन के बाद क्या बेल होनी है। वो सरेंडर करेंगे, उसी तरह जेल जाएंगे। जेल जाने के बाद उनकी आफ्टर अरेस्ट सस्पेंशन दायर होगी। ये बेल आफ्टर अरेस्ट की तरह ही जब कन्विक्शन होती है तो उसकी सस्पेंशन होती है। वो सस्पेंशन दायर होगी, उसमें जो कानून की मंशा है उसके मुताबिक फिर फैसला होगा। पहले एक दफ़ा सरेंडर करके जेल जाना पड़ेगा। ये हमारा कानून कहता है, ये हमारा कानून जो हकीकत है। लेकिन वो तो कहते हैं कि हमने तो जलसा करना है, मीनार पाकिस्तान आना है, तो ये ईजी है, कर पाएंगे। मैं अब इस पर कुछ नहीं कह सकता, ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स है ना। वो जलसा कर भी सकते हैं, जलसे के बाद सरेंडर कर देंगे। आते हैं जलसा करने के बाद कहते हैं मैं सरेंडर करता हूँ। अपनी एक्टिविटीज़ ये नहीं है कि एक दिन आराम से वो घर रह लें और उसके बाद सरेंडर करें। एक्टिविटीज़ वो आते आते जलसा करते आए, जलसे के साथ ही वो सरेंडर कर सकते हैं। अच्छा, आम तासुर ये भी जा रहा होता है कि पाकिस्तान में कानून की जो गिरफ्त है इतनी मजबूत नहीं है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखें, जो रूल ऑफ लॉ में हमारा इंटरनेशनल इंडेक्स है उसमें हम नीचे हैं। अब वो वजूहात कई हैं, एक नहीं है। उसमें हमारा जो लीगल सिस्टम है, कुछ उसमें ज़रूरियात हैं कि उसको हमें ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करना पड़ेगा और उसके साथ साथ कैपेसिटी बिल्ड करनी पड़ेगी जजेस साहबान की। उनकी ओपिनियन है अपनी अपनी। फिर उसके साथ साथ जो हमारा सोशल सेटअप है उसमें भी फलाज हैं। और हमारा जो लेजिस्लेशन है, हमारी पूरी लेजिस्लेशन 500 से ज़्यादा लॉ बन चुकी हैं, एक दूसरे को ओवरराइड कर रहे हैं। इतनी अदालतें हैं, एक अदालत तो है नहीं, कई कोर्ट्स हैं, कोई दहशतगर्दी की कोर्ट्स है, कोई FIA की कोर्ट्स हैं, स्पेशल कोर्ट्स इतनी ज़्यादा हैं। तो इनको एक ही कोर्ट होनी चाहिए पूरे मुल्क में। जो आम अदालतें चलती हैं, फिर हाई कोर्ट में जाएं, फिर सुप्रीम कोर्ट में, मुख्तलिफ कोर्ट्स भी हैं। अब जहाँ तक ये कहते हैं कि हमारा रूल ऑफ लॉ नहीं है, वो रूल ऑफ लॉ ना होने की वजह वो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस भी ठीक नहीं है और उसमें बहुत सारे फैक्टर हैं। उनको आप अगर गिनना शुरू करें तो मैं समझता हूँ कि वो लंबी लाइन में लगेगी। उसमें हमारी लेजिस्लेशन में भी फॉल्ट है, हमारे गवर्नमेंट में भी फॉल्ट है, हमारी अदालतों में भी कुछ मसाइल हैं, हमारे जो ये एग्जेक्टिव हैं इनमें भी मसाइल हैं, हर कहीं हैं। वो सारी चीज़ें मिला के रूल ऑफ लॉ एक चीज़ नहीं है, ये हर चीज़ को मिला के रूल ऑफ लॉ बनता है। जो काम आपका नहीं हो सकता वो प्राइम मिनिस्टर का भी नहीं होना चाहिए, जो मेरा नहीं हो सकता वो किसी और का भी नहीं होना चाहिए। जो प्रोटेक्शन कानून में आपको है वो आम आदमी को भी होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है।
डिस्क्रिमिनेशन है, हर एक के लिए कानून अलग-अलग है, गरीबों के लिए अलग है, अमीरों के लिए अलग है, चूँकि उन्हें फैसिलिटीज़ अलग हैं। वो यही अब कोई अच्छे वकला कर लेते हैं, कोई अदालतों में इन्फ्लुएंस कर लेते हैं, कोई सिस्टम में इन्फ्लुएंस करके जो प्रोसिक्यूशन है उसमें आ जाते हैं, इसलिए हम रूल ऑफ लॉ तो हमारा ऑब्वियसली मुल्क में ठीक नहीं है। अच्छा, यही बात जैसे आपने कहा ना कि मसलन जो गरीब बंदा है वो अच्छा वकील नहीं कर पाता, हाँ। यहाँ जाके भी उसके साथ कोई ज़्यादती हो रही होती है कि वो अच्छे वकील की फीसेस नहीं दे पाता, उसके साथ वहाँ कुछ ज़्यादती हो जाती है। बड़े वकील होंगे तो बड़ी अदालतों में जब जाएंगे तो बड़े केस वहाँ होंगे तो फीसें भी इसी तरह ही होती हैं। तो ये पाकिस्तान में आप क्या समझते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो वकला की फ़ीसें हैं इसे भी किसी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है? नहीं, मैं बड़ा वकील उसको समझता हूँ कि जिसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, जो लॉ नोइंग ज़्यादा है, जो कानून पे गिरफ्त ज़्यादा रखता है, वो बड़ा वकील है। अब जो ज़्यादा बड़ा कानूनदान होगा, ये टेक्निकल बात है, वो बड़े वकील उन्हीं को ही करेंगे, वो अंगेज होंगे ज़्यादा केसेस में। अंगेज होंगे तो वो ज़ाहिर है फ़ीसें भी ज़्यादा लेंगे, वो यहाँ तो प्रैक्टिस करेंगे नहीं। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में करेंगे, उनके पास टाइम थोड़ा होगा, उनके उस कम टाइम की वजह से वो फ़ीसें ज़्यादा लेंगे। जो बड़े वकील हैं, इससे बिला शक व शुबा सिर्फ वो फ़ीसों की वजह से नहीं है, उनमें इल्म भी बड़ा है, उनमें इल्म भी बड़ा है, वो जजेस से भी ज़्यादा नॉलेज रखते हैं। उस नॉलेज की बेस पे ये अपने क्लाइंट्स को रेस्क्यू करते हैं। मैं बिल्कुल लोग समझते हैं। आप देखें कि आजकल लाइव चल रही होती है, हाँ। चीफ जस्टिस साहब जो समाअत कर रहे हैं, 15 जजों का जो बेंच है उनका, तो सामने एक वकील साहब खड़े होते हैं और 15 के साथ वो मैच चल रहा होता है किस्म का। बिल्कुल ये देखें ना, ये कितना बड़ा काम होता है। ये अब देखें कि जो सिलसिला चल रहा है ना, दुनिया में भी चल रहा है, ये टेक्नोलॉजी की इमरजेंस है कि इंडिया में भी सुप्रीम कोर्ट ऑन लाइव है, हमारा पाकिस्तान में भी हो गया। आपको वकला की कैपेसिटी का पता चलता है। हाँ, किसी कि बात अब क्या? इतने जज साहबान बैठे हैं, उनको लीगल पॉइंट पे उन्होंने असिस्ट करना होता है, वहाँ गप्पे तो नहीं मारनी होती। हर जज ने अपनी लीगल जो क्वेरी है वो उससे पूछनी है। अब जो वकील कैपेसिटी नहीं रखता, वो वकील उनको कैसे जवाब देगा? इसलिए वकला का जो लेवल है ना, वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में जो अच्छे वकला हैं, सारे ही अच्छे हैं, तो उनका एक लेवल है, वो लीगल कैपेसिटी रखते हैं, लॉ को इंटरप्रेट करने की वो उन्हें सलाहियतें हैं, उन्हें कानून की हर तरह से अमलदारी और उसकी एग्जीक्यूशन का पता है, उसकी एप्लीकेशन का पता है, उनके क्लियर व्यूज़ हैं। तब जाके वो बड़े वकील पहुँचते हैं और फिर उनका फीसें लेना उनका हक भी बनता है। उनका हक बनता है। अच्छा, आप बात करते हैं जंग की, हम अपने शहर की भी बात कर लें। आप प्रेसिडेंट हैं माशाल्लाह इस वक्त, और आपने इलेक्शन से पहले बहुत से वादे भी किए होंगे यकीनन अपने वकला बिरादरी से। तो आप क्या समझते हैं कि आपने इस टेन्योर में किस हद तक उनके वादों को जो निभाए हैं, उनके साथ जो वादे किए? देखिए, हमने आपसे पहले भी इंटरव्यू किया था, अब भी वो निकाल के देख लें। हमने जो वादे किए, हमने अपनी तय पूरी कोशिश की है कि हम उनको पूरा करें। हमारा सबसे बड़ा वादा वकला के साथ ये था कि हम बार वोकेशनल कोर्सेज़ कराएँ, वकला की कैपेसिटी बिल्ड करें, नए आने वाले वकला की रहनुमाई करें। उन जो वाइब्रेंट हैं, जो अच्छे हैं, उनको हम ऐसे मौके फराहम करें कि वो आएँ और अपनी बेहतरीन कारकर्दगी दिखा सकें। उस पर हमने लेक्चर दिए हैं, बाहर से जजेस को भी बुलाया है, सीनियर वकला सबको दावत दी है, वोकेशनल कोर्सेज़ भी करवाए हैं और अब भी जारी हैं, वो इंशाल्लाह जारी रहेंगे और उस पर हम काम कर रहे हैं। अच्छा, इसमें बहुत से डिस्ट्रिक्ट बार के वाले से सवालात भी उठते हैं, आपके यंग वकला के बारे में लोग ये तासुर रखते हैं कि ये ज़रा जुनूनी होते हैं, इस हवाले से क्या किया जा रहा है? उम्र ऐसी होती है जब नए वकला आते हैं ना, उनमें जोश होता है, जज्बा होता है, वलवला होता है। हमने पहले भी कहा था और हम उसको कोशिश करते हैं चैनलाइज़ करें पॉजिटिव साइड पे, उसको चैनलाइज़ करें कि वो प्रोफेशन में आएँ, कानून में जुनून दिखाएं। हाँ, उनमें इसमें जुनून दिखाएं जिसमें वो आगे बढ़ें, कुछ जजेस बने, कुछ अच्छे वकला बने। हमारी लेगेसी जंग की बड़ी रिच हेरिटेज है, हमारी बड़ा इंटेलेक्ट है जंग में, वकला में। हम चाहते हैं कि जो नए वकला आएँ वो इसी को अडॉप्ट करें और इस हेरिटेज को और इस लेगेसी को लेके चलें। उसके लिए हम काम कर रहे हैं शुरू से ही और अब भी करेंगे। हम नौजवान वकला को यही कोशिश कर रहे हैं कि वो बेहतर से बेहतर वकालत करें, अपने फील्ड में कमाल दिखाएँ और वो माशाअल्लाह हमारे जंग में अच्छे वकला नए जो आ रहे हैं नौजवान, वो खासे डिटरमिन है कि हम प्रोफेशनलिज्म को प्रमोट करें और प्रोफेशनलिज्म को ही जंग में पसंद किया जाता है। अच्छा, आप क्या दोबारा इंतखाबात में डिस्ट्रिक्ट बार के हिस्सा ले रहे हैं 2024-25 के? क्योंकि बार में एक बात चल रही है कि मुनीर सदाना साहब जो है कैंडिडेट हैं नेक्स्ट इलेक्शन के, तो इस हवाले से आप देखिए, हमारा एक अपना ग्रुप है बार में, जैसे बाकी ग्रुप्स हैं, दूसरे ग्रुपों ने अपने अपने कैंडिडेट अनाउंस कर दिए हैं, हमारे ग्रुप ने अभी अनाउंस नहीं किया। अगर मुझे ग्रुप अनाउंस करेगा तो फिर ऑब्वियसली हम ग्रुप की मर्जी के मुताबिक ही चलेंगे। अच्छा, जो यंग वकला हैं वो समझते हैं कि जो लीडर है वो जुनूनी होना चाहिए, तो आपका मिजाज ज़रा ठंडा है, तो
तो आप क्या समझते हैं कि डिस्ट्रिक्ट बार में इतने जिस तरह वोटर्स की तादाद जो है वो जुनूनी वोटर्स की तादाद ज़्यादा है या ठंडे मिजाज के आपके साथ चल रहे हैं? नहीं, वकला का बेसिक जो आप समझे ना कि जो हम करीम ऑफ द सोसाइटी हैं, नौजवान हूँ या बुजुर्ग हूँ, करीम ऑफ सोसाइटी को रैशनल पे चलना चाहिए। उसको ये सिर्फ और सिर्फ जुनून होना चाहिए अपनी ग्रोथ में, अपने आगे बढ़ने में, इल्म हासिल करने में। अब जुनून का मतलब ये नहीं है को अग्रेशन करें, मारपीट करें। इससे हम हमेशा रोकते हैं, चूँकि हम इतने बच्चों के उस्ताद भी हैं, तो हम ये नहीं चाहते कि नौजवान नस्ल हमारी जो है वो इस किस्म की एक इमेज पैदा करे वकला का, जैसे हमारे इमेज डाउन हूँ, टार्निश हूँ। हम इमेज बेहतर करने के लिए मुतासिर हूँ, हम उनको इस तरह जुनूनी बनाएंगे कि वो इल्म हासिल करें, बेहतर कैपेसिटी बिल्डिंग करें, बेहतर वकील बने, कानून के लिए वो बहुत अच्छे साबित हों, कानूनदान साबित हों, कानूनदान बने। तो इसमें हम उनको लेके चलते हैं। तो जुनूनी तो पूरी कौम है हमारी, उसमें हमें उन जुनून वालों में प्रेसिडेंट आप क्या समझते हैं कि डिस्ट्रिक्ट बार झंग का सबसे बड़ा मसला क्या है? डिस्ट्रिक्ट बार झंग का जो सबसे बड़ा मसला था और है, जो इंशाल्लाह हल हो जाएगा, वो है यहाँ का माहौल वकला के लिए जगह नहीं है बैठने की, अच्छे चैम्बर नहीं है, उनके शायान शान यहाँ सीटिंग नहीं है, जजेस के लिए भी उनके शायान शान अदालतें नहीं हैं। तो उसके लिए जो सबसे बड़ा मसला है वो जुडिशल कम्प्लेक्स है, वो यहाँ से जाना चाहिए, जुडिशल कम्प्लेक्स बनना चाहिए। और उस पर इंशाल्लाह हम कोशिश भी कर रहे हैं। उम्मीद है कि हमारे टेन्योर में ही जुडिशल कम्प्लेक्स का इफ्तिताह भी हो जाएगा। अच्छा, ये बात काफ़ी लोग कह रहे थे कि आपने भी बल्कि अपने साबका इंटरव्यू में भी ये बात की थी कि आपकी ख्वाहिश है कि ये जुडिशल कम्प्लेक्स नया बनना चाहिए, जैसे कि गोजरा रोड पर जगह भी मिल चुकी है। क्या आप समझते हैं कि आप सब लोग वहाँ चले जाएंगे? क्योंकि काफ़ी लोगों की जो आवाज़ें मुझ तक आ रही होती हैं, सोसाइटी में हम भी फिर रहे होते हैं ना, तो उसमें लोग समझते हैं कि वहाँ जाना कोई मुनासिब नहीं है, ये जगह ज़रा उन्हें ठीक लगती है। तो इस सवाल से आप क्या? वकला में इख्तलाफ राय जो है ना, वो फ्रॉम द डे फर्स्ट होता है और होना भी चाहिए। जी, ये ओपिनियन है हर एक की, लेकिन हमें ज़रा थोड़ा सा, मेरा अपना चैम्बर भी बड़ा ज़बरदस्त चैम्बर है, मैं अब मुझे यहाँ से छोड़ के वहाँ पे जाना पड़ेगा। लेकिन मैं अगर फ्यूचर में देखूँ कि फ्यूचर के वकला के लिए देखूँ, जो हमारे नए नौजवान वकला आ रहे हैं, जिन्हें अभी तक टाइम मिलना है अपने आप को एक्सप्रेस करने का, परफॉर्म करने का, उन्हें चैम्बर नहीं मिलेंगे तो वो कैसे परफॉर्म करेंगे? फिर यहाँ कैपेसिटी कम है, अदालतों की कैपेसिटी कम है, अदालतें जजेस कम हैं, वो और आएंगे, स्पेशल जजेस और आने हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ मर्ज हो नहीं सकती, और अगर इनको मर्ज करें तो वो टाँके ही लगने हैं, वो उसने कोई बेहतर नहीं होना। तो बहुत सारे वकला की ये राय है कि नहीं जानी चाहिए, ये आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन बहुत सारे वकला की जो कलेक्टिव सोच रखते हैं वो कहते हैं कि नहीं, हमें फ्यूचर में देखना चाहिए, हमें डिस्ट्रिक्ट बार का फ्यूचर वकला का भी, लिटिगेंट्स का भी, अदलिया का भी, और इस पूरे इंतज़ाम में जो कैपेसिटी है वो उसी तरह ही बेहतर होगी ना, जब हमें बेहतर सीटिंग होगी वकला की और जजेस की और क्लाइंट्स की। तो ना क्लाइंट्स के लिए भी यहाँ अच्छी जगह नहीं है, वो भी। तो मेरी जो बतौर मैं समझता हूँ कि ये जानी चाहिए और जाएगी इंशाल्लाह। कब तक हम कह सकते हैं कि ये आप नई बिल्डिंग्स या कहीं इफ्तिताह हो जाएगा इसका, यहाँ काम कम से कम? देखें, कचहरी का काम तो पहले हुआ ही नहीं था, सिर्फ ज़मीन की अलाटमेंट थी। जी, अलाटमेंट के अलावा कोई काम नहीं हुआ था। अब हमने यहाँ पे बाकायदा नक्शे अप्रूव कराए, नक्शे अप्रूव करवाने के बाद उनके PC1 बने, PC1 बनने के बाद उनके हाई कोर्ट से मंजूरी होके रजिस्ट्रार से लेटर लेके PND में चले गए। अब PND से मंजूरी होने के बाद फिर सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट होना है और फंड रिलीज़ होने, जो कि हाई कोर्ट ने करने। प्रैक्टिकल काम भी अब हुआ है, और इंशाअल्लाह प्रैक्टिकली मुझे अल्लाह ताला से उम्मीद है कि हम कामयाब हो जाएंगे इस साल आगे बिल्डिंग को वहाँ पे उसकी संग बुनियाद रखने में कोशिश करेंगे। अगर आप इंतखाबात में नेक्स्ट आते हैं तो आपका मंशूर में ये शामिल रहेगा? मेरा देखिए, मंशूर तो मेरा पहले दिन से वही है कि वकला की कैपेसिटी बिल्डिंग, अच्छे वकला पैदा करना, नौजवानों के जो जनून है उसको इसी में हमने उनको एक्सेलरेट करना है कि वो अपनी वकालत में ज़्यादा बेहतर साबित हों। रूल ऑफ लॉ पे बिलीव करते हैं कि वो आना चाहिए। हम वकला की बेटरमेंट के लिए, उनकी वेलफेयर के लिए हर काम करेंगे, जिसमें इंडिविजुअल काम भी है जिन्हें मैं कोई इतना बड़ा क्रेडिट नहीं देता, लेकिन मैं समझता हूँ कि मैंने इंडिविजुअल भी वकला के बहुत काम किए हैं, अक्रॉस द बोर्ड किए हैं। किसी ये नहीं कि मैं एक ग्रुप का कोई प्रेसिडेंट हूँ, मैं पूरी बार का प्रेसिडेंट हूँ। मेरे जितने भी मामलात उलझे हैं ना, वो उन बच्चों की, उन लड़कों की वजह से उलझे हैं, उन वकला की वजह से जो मेरे साथ कभी नहीं हुए थे। तो हम अब भी इंडिविजुअल काम भी करेंगे, कलेक्टिव भी करेंगे, और जो बार की मंशा के मुताबिक हुआ, जो सीनियर जो हमारे वकला जो मिल के जो हमें कोई भी काम कहेंगे, जो बार की कलेक्टिव विजडम के साथ होगा, वो हर सूरत करेंगे।
नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद मुनीर सदाना साहब से ये जानेंगे ख़ास तौर पर कि कौन सी ऐसी दफ़ात हैं जिनकी बेल फौरी हो जाती है और कौन सी ऐसी दफ़ात हैं जिनकी बेल नामुमकिन होती है। तो एक ब्रेक के बाद फिर वापस आते हैं प्रोग्राम आपकी आवाज़ में। जी, आज हमारे मेहमान हैं यहाँ मुनीर सदाना साहब, सदर डिस्ट्रिक्ट बार छंग। इनसे जानते हैं कि ख्वाजा स्वीट्स के बारे में इनकी क्या राय है। आज ख़ास तौर पर ख्वाजा स्वीट्स की जानिब से पंजीरी भेजी गई है। ख्वाजा का सोन हलवा और केक तो मशहूर थे ही, लेकिन मौसम बदला है, तो जैसे ख्वाजा स्वीट्स के साथ साथ ख्वाजा का सोन हलवा जो है इन दिनों ज़्यादा चल रहा होता है, वहीं पंजीरी। तो ये चेक कर रहे हैं कि कैसी लग रही है सर आपको ख्वाजा स्वीट्स के बारे में। आप माशाल्लाह जी, ख्वाजा स्वीट्स बहुत ज़बरदस्त है जांग में, और ये इनकी स्वीट्स के बारे में तो कोई राय नहीं है, क्योंकि ये एक ब्रांड है। जी जी, तो बड़ी ज़बरदस्त है। जबकि मैं स्वीट्स इतनी पसंद नहीं करता, लेकिन ये पंजीरी बहुत ज़बरदस्त है, बहुत टेस्टी है। आपको भी अक्सर ऑर्डर आते होंगे कि जब भी आप छंग से बाहर कहीं जाते होंगे कि ख्वाजा का सोन हलवा लेते हैं। हाँ बिल्कुल आते हैं लेकिन वो आदत मुझे ज़रा कम है। अच्छा, यहाँ हम इस वक्त ये सेट हमने पैराडाइज सिटी में लगाया है जी। हाँ जी। तो यहाँ पैराडाइज सिटी के बारे में आपकी क्या राय है? पैराडाइज सिटी तो एक शहर में, जंग में नया शहर बस गया है, और इसकी वजह से जंग की बड़ी खूबसूरती है, और इसके बनाने वालों ने दिल लगा के इसको ना खूबसूरत बनाया है। जितनी ये वाकई पैराडाइज है। ऐसे कहा जा सकता है कि छंग में एक बहुत बड़ी तब्दीली है कि मुकम्मल सोसाइटी जिसमें हर चीज़ मौजूद है और आउट क्लास। मैं कहता हूँ ये वाकई पैराडाइज है। वाकई पैराडाइज है। तो बहुत शुक्रिया जी। वेलकम बैक, प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ मैं हूं सैयद अदनान नूर, और आज हमारे पैराडाइज सिटी में मेहमान हैं मुनीर सदाना साहब, डिस्ट्रिक्ट बार छंग के प्रेसिडेंट है, माहिर कानून है, और इनसे आज कानून की बातें भी कुछ जानना चाहेंगे कि हमें ये आज बताएं हमारे नाज़रीन को ख़ास तौर पर कि वो कौन सी दफ़ात हैं जिनमें फ़ौरी बेल हो जाती है। आम तौर पर पता नहीं होता पब्लिक को, और लोगों को ये नहीं पता चल रहा होता कि क्या ये बेलेबल उन पर जो कोई FIR हुई है कि नहीं है। जी सर। देखें शाह जी, जो बेलेबल और नॉन बेलेबल का कंसेप्ट है ना, जी जी, ये हम बतौर तालिब इल्म कानून देखें तो ताज़ीरात पाकिस्तान में एक शेड्यूल प्रोवाइड किया गया है। शेड्यूल पूरा है कि जिसमें 3 साल से कम सज़ा है, जी जी, वो सारे ऑफेंसेस बेलेबल हैं। ठीक है। सब्जेक्ट टू कि अगर किसी और उनके सामने स्पेशल उनको नॉन अवेलेबल ना करार दिया गया हो। मसलन अब हमारा है कि ये 144 की खिलाफ वर्दी है, 188 के ऑफेंसेस हैं, इनमें पनिशमेंट 1 से 3 माह तक है, लेकिन अच्छा। इसको नॉन बेलेबल करार दिया गया है। लेकिन ओवरऑल कंसेप्ट ये है कि जो माइनर ऑफेंसेस हैं जिनकी सज़ा 3 साल से कम है और शेड्यूल में फॉल करते हैं कि वो बेलेबल हैं, वो बेलेबल हैं। ऑफेंसेस 3 कैटेगरी के हैं: माइनर ऑफेंसेस, मेजर ऑफेंसेस, हीनियस ऑफेंसेस। अब जो मेजर ऑफेंसेस है ना, वो भी कहीं बेलेबल है। जो चाइल्ड, अगर बच्चे हैं, कोई उनकी उम्र 14-15 साल है, तो उनसे कमिट हो जाए कोई ऑफेंस, उसकी सज़ा 7 साल तक भी हो तब भी वो बेलेबल हैं, और उससे ज़्यादा भी हो तब भी बेलेबल हैं। लेकिन अगर वो हीनियस ऑफेंस हो तो उनकी सज़ा फिर उनकी 16 साल से ज़्यादा उम्र है तो फिर वो अलहदा होंगे। यानी जुर्म की नौइयत के हिसाब से वो शेड्यूल में उनकी जो पनिशमेंट प्रोवाइड की गई है, नॉर्मली उसमें यही है कि जो 3 साल से कम है वो बेलेबल हैं। और अगर बेल लेनी हो, किसी पे कोई हो जाए FIR, उसने बेल लेनी है और बेलेबल है, तो उसे कितने दिन का प्रोसीजर उसे तय करना? पहली बात तो ये कि जो बेलेबल है उसको पुलिस को भी उससे ज़ाती मुजल के लेके उसको रिहा कर देना चाहिए। अच्छा। जो प्रैक्टिस है लेकिन इस्तेमाल कम करते हैं, या अगर वो गिरफ्तार हुआ है तो जैसे ही अदालत में पेश हुआ है, अदालत उसको मुचल के बेल बांड का ऑर्डर करेगी और बेल बांड लेने के बाद वहीं रिहा कर देगी। अच्छा। थर्ड प्रोसीजर ये है कि बेलेबल में हम प्री अरेस्ट बेल करवाएंगे। वो सेशन जज साहब ग्रांट करते हैं, एडिशनल सेशन जज साहबान करते हैं, उनमें वो बेल ग्रांट होनी होती है, लेकिन फिर वो बेल ग्रांट ही कर देते हैं बेलेबल में। नॉन बेलेबल में बेलें कैंसिल होती हैं, प्री अरेस्ट भी कैंसिल होती हैं, आफ्टर अरेस्ट भी होती हैं। अदालत की डिस्क्रिशन है, ऑफेंस की नेचर के हवाले से है कि हीनियस हैं, मेजर हैं, उनकी ऑफेंस डकैती है, मर्डर है, इस किस्म के जितने ऑफेंसेस हैं वो नॉन बेलेबल हैं, उनमें बेलें कम होती हैं। बेल सब में अगर ग्राउंड्स बन जाए, वो कानून की नज़र में कई ग्राउंड्स हैं, वो आम लिटिगेंट जो है उनकी समझ को तो नहीं आएगी, वो सिर्फ वकला ही समझते हैं कि केस फर्दर इंक्वायरी में फाल करते हैं, रोल लेसर है। हार्ट के कई केसेस हैं कि किसी नॉन बेलेबल के साथ बेलेबल लगे हुए हैं तो उनकी बेल हो जाएगी। चीटिंग है, इसकी पनिशमेंट 7 ईयर है।
तो ये भी बेलेबल है, अकेला चीटिंग लगा हुआ हो तो। असाल्ट के ऑफेंसेस के साथ माइनर ऑफेंसेस जितने भी हैं उनको नाकाबिल दस्तंदाजी भी कहते हैं, लेकिन एक काबिल दस्तंदाजी हो तो साथ दूसरे काबिल दस्तंदाजी बन जाते हैं। या इसी तरह ये मॉडेस्टी ऑफ वुमन है 354 है। तो इस किस्म के जो माइनर ऑफेंसेस हैं ना, जिनकी 3 साल से पनिशमेंट कम है, वो बेलेबल हैं। बेलेबल। अच्छा, अब ये तो हमने ये डिस्कस कर लिया, थोड़ा शहर की भी बात करते हैं। इसमें क्या आपको भी लगता है कि शहर में पिछले कुछ अर्सा से चोरी डकैती की वारदातें बढ़ी हैं और इससे मुकदमात की तादाद भी बढ़ती है? देखिए, अगर अब कोई जो जराइम होंगे जी तो मैं समझता हूँ अगर पुलिस उन जराइम को रिपोर्ट करे तो वैसे भी पता चलता है कि ऑफेंसेस बढ़े हैं। आबादी बढ़ रही है, बेरोज़गारी बढ़ी है, डिप्रेशन बढ़ा है, नौजवान बेरोज़गार हुए हैं, महंगाई बढ़ी है। तो इसकी जो क्राइम की है ना, इसकी एक फ़िलासफ़ी भी और है। वो फ़िलासफ़ी उस क्राइम पे और एक पूरा लेक्चर होना चाहिए। वो क्राइम की जो है फ़िलासफ़ी, वो क्राइम तो होना ही होना है। वो इंतहाई कल्चर्ड लोगों में भी हो सकता है, जहलों में भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। देखना ये है कि उसकी डिटेक्शन हुई है या नहीं, उसे पनिशमेंट हुई है या नहीं। तो वो पुलिस जो है उसका काम भी यही है कि क्राइम होना है उसको डिटेक्ट करके अदालत के सपुर्द करें। मैंने बात की थी कि पिछले कुछ दिनों से हमें ऐसे लगता है कि क्राइम की रेशो बढ़ी है, जैसा कि आपने उसकी वजूहात बताई हैं कि बेरोज़गारी है, लोग जो है ना माशी सूरत हाल बड़ी ख़राब है लोगों की, तो ये मेन वजूहात हैं। लेकिन इस सब को कंट्रोल करने के लिए हमारा पुलिस का भी उसमें रोल होना चाहिए। तो क्या आप समझते हैं कि ऑब्वियसली क्राइम हमेशा पिछले साल से अगले साल ज़्यादा होता है, आबादी भी ज़्यादा होती है, क्राइम भी ज़्यादा होता है। तो क्राइम इस साल भी ज़्यादा है, पहले से ज़्यादा है, उसको अगर रेशो वाइज देखा जाए तो। ड्यूटी पुलिस की है, पेट्रोलिंग बेहतर करनी चाहिए, पुलिसिंग बेहतर करनी चाहिए, इस पे उनकी डिटेक्शन बेहतर होनी चाहिए, प्रोफेशनलिज्म बेहतर होना चाहिए। तो वो अपने टाइम पुलिस को करना चाहिए। अच्छा, आम तासुर ये होता है कि जैसे पुलिस पर भी सियासी असरात होते हैं और बाद दफ़ा जो है वकला की सियासत में भी इन पर भी सियासी लोगों के असरात होते हैं। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? नहीं, वकला इसमें कोई शक नहीं है कि सिर्फ रूल ऑफ लॉ पे यकीन रखते हैं, हर गलत काम पे रिएक्ट करते हैं। और इसलिए बहुत से लोगों को ये समझ आती है कि वकला ज़्यादा असरअंदाज होते हैं। असरअंदाज होने की रीज़न ये है कि अगर कोई शहरी भी एक किसी भी लॉयर की तरह वो अवेयरनेस रखता होगा कानून पे, तो वो उससे हर कोई दूर भी भागेगा, डरेगा भी सही। वकला की सबसे बड़ी जो ताकत है वो कानून की समझदारी है और उसकी अमलदारी है। तो इसके अलावा वकला का कोई अमल दखल नहीं होता। हमारा भी यही है कि हम कानून के मुताबिक चलते हैं। रूल ऑफ लॉ जहाँ नहीं है वहाँ हम स्टैंड ले सकते हैं, वहाँ हम कानून को हरकत में ला सकते हैं। हमारे पास रेमेडीज़ हैं, हमें वो तरीक़ाकार का पता है कि कहाँ किस किस उसको हम कानून की नज़र में उसके नीचे ला सकते हैं। आपको कानून की असल में शिकंजे का पता है कि कहाँ शिकंजा लग सकता है। आम बंदे को नहीं पता होता कि वो अगर उसके साथ कहीं कोई ज़्यादती हो भी रही होती तो वो नहीं जानता कि मैंने इसके बाद करना क्या है। कानून का एक जबर है कि वो कहते हैं कि अगर कानून से इल्म नहीं है ना तो ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। ये हर सिटीज़न को कानून का पता होना चाहिए, लायर को भी पता होनी चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ स्टेट की और वकला की ज़िम्मेदारी है कि इस पे लोगों को मैक्सिमम अवेयरनेस दें। हमें अवेयरनेस देनी चाहिए कि आम पब्लिक को भी पता हो कि कानून है क्या, हम इससे कैसे बेनिफिट ले सकते हैं। बहुत सारे लोगों को अपने राइट्स का नहीं पता, उसके फंडामेंटल राइट्स क्या है, प्रोटेक्ट कैसे हो सकते हैं, वकला को कैसे एंगेज करना है, कैसे हमने आके अपने हकूक़ पे बात करनी है, रिएक्ट कैसे करना है। मतलब ये सारी चीज़ें हैं। ये तो बहुत से प्रोग्राम हो सकते हैं, ये तो एक सीरीज़ चल सकती है। रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न, एक शहरियत इटसेल्फ एक बहुत बड़ा लंबा सब्जेक्ट है कि मौसर शहरियत कैसे हो सकती है, सिटीज़नशिप कैसे हो सकती है। सिटीज़न को भी पता हो तो सबसे ताकतवर वो है। आखिर में मैं चाहूँगा कि छंग के आवाम के लिए कोई मैसेज या अपनी वकला बिरादरी के लिए ख़ास तौर पर? नहीं, वकला बिरादरी के लिए तो मेरा यही मैसेज है कि वो जिस तरह पहले रूल ऑफ लॉ के लिए काम करते हैं, मैजेस्टी ऑफ जस्टिस के लिए काम करते हैं, टॉलरेंस है उनमें, ओपिनियन है, एक दूसरे की बर्दाश्त करते हैं, वो उसी तरह करेंगे। और मेरा नौजवान वकला के लिए यही होगा कि वो अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग करें, अपने प्रोफेशन पे तवज्जो दें और अपने आप को बड़ा वकील बनाने की कोशिश करें। ये हार्ड वर्क के बगैर कोई काम नहीं है। बाकी पब्लिक जो है वो आम पब्लिक को तो हम अवेयरनेस कर ही रहे हैं जितना हमसे हो सकता है। वो पब्लिक हमसे बहुत ज़्यादा समझदार है। बहुत शुक्रिया मुनीर सदाना साहब, आज आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे इस प्रोग्राम आपकी आवाज़ के लिए टाइम दिया। कैमरामैन काशिफ के साथ सैयद अदनान नूर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। थैंक यू।